ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रियल गैस। ठीक है, ये आपके स्टेट ऑफ मैटर का आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि रियल गैस होता क्या है, इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने की जरूरत है। तो देखो, आपको सबसे पहले क्या है कि आपको अगर रियल गैस के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा इसको हम लोग कंपेयर करने का कोशिश करते हैं, किससे? आइडियल गैस से। तो हम लोग का सबसे पहला टर्म ये स्टेप होगा कि हम लोग इसको समझें कि हमारे आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस क्या होता है। तो ये हमारा आइडियल गैस है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको रियल गैस। ठीक है, और अगर इसके इसके बीच में मैं ये पार्टीशन आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप अगर देखोगे थोड़ा सा कि रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको आइडियल गैस में क्या होता है, अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपने पढ़ा होगा तो आप आइडियल गैस में क्या होता है, तो पार्टिकल के बीच में कोई भी इंटरेक्शन आपको देखने को नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन exist, no interaction exist between the gaseous particle, between the gaseous particle। तो आपको गैसेस पार्टिकल के बीच में कोई भी आपको इंटरेक्शन देखने को नहीं होता है। ये हमारा किसका कंडीशन होता है, आइडियल गैस का। शायद हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़े थे, लेकिन एक्चुअली में रियल गैस क्या होता है, रियल गैस को अगर आप देखोगे तो इसमें पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन आपको जरूर एग्जिस्ट करता है। मीन्स कि देयर exist interaction, there exist interaction between the gaseous particle, between the gaseous particle। तो आपको ये चीज सबसे पहले समझना है कि रियल गैस और आइडियल गैस में क्या होता है, कि रियल गैस में पार्टिकल के बीच में कुछ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है, चाहे अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी फोर्स है, लेकिन आइडियल गैस में पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। बात नंबर एक। दूसरा चीज, हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पोस्टुलेट्स क्या था, जो कि रियल गैस के लिए वैलिड था, कि साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। मीन्स अगर साइज ऑफ पार्टिकल, और ऑब्वियसली ये मैं गैस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये चीज होता था किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। लेकिन रियल गैस में क्या होता है कि आपको इस केस में जो गैस कंपोनेंट का जो भी साइज होता है, उसका साइज कुछ कंपेरेबल होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। मीन्स कि साइज ऑफ पार्टिकल, और वो भी कैसा पार्टिकल, गैसेस पार्टिकल, इज कंपेरेबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। यहां तक सही है। तो ये हमारा दूसरा डिफरेंस होता था, जो कि इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है किसके, रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में। यहां तक सही है। तो अब मैं अगर इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज में डिस्कस करना शुरू करूं, ठीक है, इसके बीच में अगर मैं एक दो बात आपको डिस्कस करना शुरू करूं, तो तीसरा डिफरेंस दोनों में क्या होता है, तीसरा गैस, रियल गैस और आइडियल गैस में क्या होता है, कि जो भी आइडियल गैस इक्वेशन होते हैं वो आपके पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला को सेटिस्फाई करते हैं। मींस कि आइडियल गैस ऑलवेज सेटिस्फाई पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी के फॉर्मूले को आइडियल गैस हमेशा और हमेशा सेटिस्फाई करता हुआ नजर आता है। लेकिन जो भी रियल गैस होते हैं उस केस में आप पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला वो कभी भी सेटिस्फाई होते हुए नहीं दिखता है। वो एक यूनिक ही फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वांडर वाल इक्वेशन। जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वांडर वाल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो आपको एक चीज देखना है कि रियल गैस आपके वांडर वाल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन आइडियल गैस आपको किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जिसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं।
बोलो बात सही है। तो हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया कि अच्छा ठीक है कि आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस क्या होता है। तो आइडियल गैस में इंटरेक्शन पार्टिकल्स में नहीं होते थे। दूसरा, आइडियल गैस में साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिसको मैंने ये सेकंड पॉइंट में आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तीसरा, जो भी आइडियल गैस होते हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी को सेटिस्फाई करते हुए नजर आते हैं। यहां तक सही है। चलो, अगर ये दो टर्म तीन टर्म हमने देख लिया तो हमने एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन ले लिया कि आइडियल गैस और रियल गैस में हमारा क्या डिफरेंस होता है। यहां तक सही है। तो अब देखो, अब एक एक चीज करके देख लेते हैं। तो अब एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम लोग को सीखने की जरूरत है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखने की जरूरत है कि आपके जितने भी बाय डिफॉल्ट आपके गैस होते हैं वो आपके रियल गैस होते हैं। ठीक है, ये आपको 100%, देखो आइडियलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट प्रैक्टिकली आइडियलिटी नाम की कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो आपको एक चीज देखना है, सबसे पहला पॉइंट, कि practically all gas are real in nature। सब रियल इन नेचर, वो सारे के सारे गैस कैसे होते हैं, रियल गैस के जैसा बिहेव करते हुए नजर आते हैं। बात नंबर एक। अब एक दो चीज आप ध्यान देना कि मान के चलो अगर हमारे पास कोई आइडियल गैस है, हमारे पास कोई भी आइडियल गैस है, ठीक है, ये हमारे पास कोई आइडियल गैस है, और अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास कोई एक रियल गैस है, अगर मेरे पास कोई ये रियल गैस है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको एक दो कॉन्सेप्ट सीखने को आ सकते हैं। तो अगर ये कोई आइडियल गैस है, एक कोई दूसरा रियल गैस है, तो अगर मैं इस आइडियल गैस पे कुछ कंडीशन अगर प्रोवाइड करूं, कुछ रिस्ट्रिक्शन में अगर अप्लाई करूं, ठीक है, तो मैं इसको एक दूसरे पे इंटरचेंज कर सकता हूं। ठीक है, मतलब कि कोई आइडियल गैस आपको रियल गैस के जैसा बिहेव कर सकता है और कोई रियल गैस आपको आइडियल गैस के जैसा भी बिहेव करता हुआ नजर आ सकता है। तो अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से देखना। मैंने एक चीज पढ़ा था आपको यहाँ पे कि प्रैक्टिकली ऑल गैस कैसे होते हैं, आपके रियल गैस होते हैं, लेकिन आप अगर इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर आप लगाओ, इस पे कुछ पाबंदियां आप लगाओ, तो ये आपको कैसे बिहेव कर सकता है, आपको आइडियल गैस के जैसा बिहेव कर सकता है। ये कैसा बिहेव कर सकता है, आपको आइडियल गैस के जैसा बिहेव कर सकता है। तो अब आपको ये देखना है कि ये रिस्ट्रिक्शन हमारे लिए क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना कि आपको कोई भी रियल गैस अगर आइडियल गैस के जैसा बिहेव करता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि आपको, अगर आप गैस का टेम्परेचर हाई रखो, अगर गैस का टेम्परेचर हाई रखो और गैस का प्रेशर अगर आप लो रखोगे, तो उस केस में कोई भी आपको रियल गैस होगा तो वो कैसा बिहेव करना शुरू करेगा, आइडियल गैस के साथ। मीन्स कि अंडर दीज कंडीशन कोई भी आपको रियल गैस आपको कैसा बिहेव करता हुआ नजर आएगा, आइडियल गैस। बात नंबर एक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कोई रियल गैस को आइडियल गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको टेम्परेचर क्या रखना, हाई, प्रेशर क्या रखोगे गैस का, लो। तो उस केस में कोई भी रियल गैस कैसा बिहेव कर सकता है, आपको आइडियल गैस के जैसा बिहेव कर सकता है। बोलो बात सही है। चलिए, यहां तक अगर हमने इसको देख लिया तो अब थोड़ा सा एक दो टर्म हम लोग आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे इसके अलावा एक और कंडीशन आप देख सकते हो, इसके अलावा एक और कंडीशन देख सकते हो कि अगर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस, अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा अगर हो गया, तो उस केस में भी कोई रियल गैस कैसा बिहेव कर सकता है, आपको आइडियल गैस के जैसा बिहेव कर सकता है। मींस अंडर दीज थ्री कंडीशंस आपको एनी रियल गैस कैन एक्ट एज अ आइडियल गैस। बहुत सिंपल सा चीज है, आपको इसमें कोई आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। क्यों ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप रियल गैस को कंप्लीट एनालिसिस करोगे तो आप ये सारे टर्म्स को आप पढ़ते हुए नजर आओगे। ठीक है, ये सारे टर्म्स को पढ़ते हुए नजर आओगे तो फिर आप खुद ही इसको रिलेट कर सकते हो कि ये कंडीशन फॉलो करने पे ही कोई रियल गैस आपको आइडियल के जैसे बिहेव कर सकता है। यहां तक सही है। चलिए, अब अगर यहां तक हमने पढ़ लिया तो अब हम लोग एक दो छोटे छोटे टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं। छोटे छोटे टर्म्स हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर मान के चलो आपके पास कोई आइडियल गैस है, अगर आपके पास कोई भी आइडियल गैस है, तो क्या आप बता सकते हो कि ये किस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा? तो ये सेटिस्फाई करेगा PV इक्वल टू nRT।
यहां तक सही है? अगर मेरा कोई रियल गैस है, अगर मेरा कोई भी रियल गैस है, कोई रियल गैस है, तो क्या ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा? आप बोलोगे नहीं। तो उस केस में क्या होता है कि आपका अगर रियल गैस है तो वो पीवी इक्वल टू एनआरटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर मैं इस फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग कर लें, अगर इस फॉर्मूले में हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन कर लें, तो इसको हम लोग एक नए फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको मैं किसी भी रियल गैस के लिए अप्लाई कर सकता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको पता है कि रियल गैस के केस में पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसको अगर मैं इस फॉर्मूले को कुछ मोल्ड करूं, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करूं, तो हमारा एक ऐसा फॉर्मूला आएगा जिसको हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं? रियल गैस के लिए यूज कर सकते हैं। तो उस मॉडिफिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो आप देखो। मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं अगर प्रेशर के टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में कुछ टर्म्स को अगर मैं ऐड किया, मतलब मैंने प्रेशर वाले टर्म्स में कुछ मॉडिफिकेशन किया, तो प्रेशर वाले टर्म्स में कुछ प्रेशर को मैंने ऐड किया। अगर मैं इस वॉल्यूम वाले टर्म्स में कुछ मैं वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट कर दिया, डेल्टा वी। अगर मैं ये प्रेशर वाले टर्म में कुछ कंपोनेंट को ऐड किया, वॉल्यूम वाले टर्म में कुछ कंपोनेंट को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो उस केस में ये वैल्यू आपको एनआरटी के बराबर होता हुआ दिखेगा। और ये जो इक्वेशन आप यहां पे जनरेट करोगे, ये जो इक्वेशन आप यहां पे बनाओगे, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग वान डर वाल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस इक्वेशन के नाम से जानते हैं? वान डर वाल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और ये अगर वान डर वाल इक्वेशन है तो इसको आप किसी भी रियल गैस पे अप्लाई कर सकते हो। बोलो बात सही है? कुछ आपको थोड़ा बहुत वर्ड समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूं? तो मैं अभी मैं क्या बताया कि ये मुझे पता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी है, इसको मैं सिर्फ आइडियल गैस पे अप्लाई कर सकता हूं। क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी में रियल गैस पे अप्लाई कर सकता हूं? तो नहीं। तो इसको मैं क्या करूंगा कि इसमें कुछ मैं ऐसा मॉडिफिकेशन कर दूं सच दैट कि उसको मैं किसी भी रियल गैस के लिए अप्लाई कर पाऊं। तो उसके लिए मैंने प्रेशर के टर्म में कुछ टर्म मैंने ऐड किया, वॉल्यूम के टर्म में मैंने कुछ टर्म्स को सब्सट्रैक्ट किया। तो रिजल्टेंट जो एक्सप्रेशन आएगा, इस एक्सप्रेशन को मैं किसी भी रियल गैस के लिए, किसी भी रियल गैस के लिए यूज कर सकता हूं। और इस इक्वेशन को हम लोग किसका नाम देते हैं? वान डर वाल इक्वेशन का नाम देते हैं। मेरे ख्याल से कुछ बात समझ में आए। अब हम लोग देखेंगे कि यार कि ये प्रेशर क्यों ऐड करते हैं, क्यों सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो आप सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले ये फॉर्म आपको दिखना चाहिए कि अच्छा कुछ प्रेशर टर्म में कुछ हमने ऐड किया, वॉल्यूम टर्म में मैंने कुछ यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया, और वो जो फॉर्मूला डिराइव होगा उसको मैं किसी भी रियल गैस के लिए मैं यूज करता हुआ नजर आऊंगा। चलो यहां तक तो बात सही है। अब एक दो टर्म आपको यहाँ पे मैं बताना शुरू करता हूँ। ये जो आपको डेल्टा पी टर्म आया, डेल्टा पी जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो कि प्रेशर का टर्म मैंने ऐड किया है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर करेक्शन फैक्टर। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रेशर करेक्शन फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस फैक्टर के नाम से जानते हैं? प्रेशर करेक्शन फैक्टर। ये जो आपको डेल्टा वी आता है, डेल्टा वी, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर के नाम से, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर के नाम से जानते हैं। यहां तक सही है? तो ये चीज दो टर्म आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा प्रेशर करेक्शन फैक्टर क्या होता है और वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर क्या होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। यहां तक सही है? अच्छा मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं बैक में चल के, कि ये जो कंडीशन हमने पढ़ा ना, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ा है, इसको थोड़ी देर में मैं फिर से डिस्कस करने वाला हूँ, और इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अभी आप लोग रियल गैस के लिए हमारा इक्वेशन क्या जनरेट होता है उसको लोग पढ़ना शुरू करते हैं। यहां तक सही है? तो आपको एक चीज समझ में आया कि डेल्टा पी टर्म कौन सा है? आपको प्रेशर करेक्शन फैक्टर। और डेल्टा वी टर्म कौन सा है? वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। तो अब हम लोग ना थोड़ा सा इस टर्म को एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा हेडिंग क्या है? प्रेशर करेक्शन फैक्टर। प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन फैक्टर, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा पी से। यहां तक आपको समझ में आया? अब देखो डेल्टा पी क्या होता है। अब मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने वाला हूँ वो मैं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो समझाना है मुझे,
कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट होगा कि सर प्रेशर वाले टर्म में आपने प्लस डेल्टा पी किया, माइनस डेल्टा पी क्यों नहीं किया आपने? वॉल्यूम का टर्म आपने कुछ ऐड किया, सॉरी सबस्ट्रैक्ट किया, वॉल्यूम का टर्म है ऐड क्यों नहीं कर सकते? अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रेशर का टर्म में कुछ टर्म ऐड ही क्यों करते हैं और वॉल्यूम के टर्म में कुछ टर्म लोग सबस्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक सही है? थोड़ा सा हम लोग अब आगे का जाना शुरू करते हैं इस टॉपिक के। देखो अब हमारा टर्म है प्रेशर करेक्शन फैक्टर। देखो इसको समझने के लिए मैं आपको एक दो बात आपको पहले समझा रहा हूँ कि मान के चलो ये आपका कोई एक कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है और इसमें आपको गैस पार्टिकल भरे हुए हैं, इसमें गैस पार्टिकल भरे हुए हैं, ठीक है। और मैं मान के चला कि ये हमारा कौन सा है, आइडियल गैस है, ये हमारा गैस कौन सा है, आइडियल गैस है। ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। अच्छा मैं यहीं पे दूसरा एक कंटेनर बना रहा हूँ, सेम कंटेनर है, सेम साइज का है, और मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि ये हमारा यहाँ पे ये कौन सा गैस है, इसके अंदर आपका कोई भी रियल गैस भरा हुआ है, कोई गैस भरा हुआ कौन सा है, रियल गैस भरा हुआ है। यहाँ तक सही है? अब देखो एक एक चीज, अब एक एक चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्या हमने रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में ये पढ़ा है कि आइडियल गैस में पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है? ये तो हमने पढ़ा है। ये हमने कहाँ पे पढ़ा है, मैं आपको रिकॉल भी कर दे रहा हूँ। हमने ये चीज पहला पढ़ा है कि आइडियल गैस के केस में पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, जबकि रियल गैस के केस में पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होता है। यहाँ तक सही है? ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे आपको बताना शुरू करूँ, अगर मैं इसको आपको बताना शुरू करूँ यहाँ पे, तो अगर ये आइडियल गैस है तो एक चीज तो आप एग्री करोगे कि इसके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी आपको इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं ये पार्टिकल यहाँ पे कंसीडर करूं ब्लैक वाला, और मैं कंसीडर करूं कि ये पार्टिकल जब यहां से इस वॉल पे टकराएगा, तो आपको पता है कि कोई भी गैस जब वॉल से टकराता है तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये तो आपको पता है। मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको ये चीज जरूर पता होगा, कोई भी गैस अगर प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट कब करता है, जबकि वो कोलाइड होता है कहां से, वॉल ऑफ द कंटेनर से, वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड होता है, ये तो आपको पता है। तभी वो क्या जनरेट करता है, आपको कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करता हुआ नजर आता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये हमारा एक गैस मॉलिक्यूल्स है, और ये मान के चलो गया जाके टकरा के इस वॉल पे टकराएगा, ये यहाँ पे टकराएगा और यहाँ पे कुछ प्रेशर क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, ये भी सही है। तो अब एक चीज गौर करो, ये अगर आइडियल गैस है तो क्या आइडियल गैस में पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। ये गैस जितने स्पीड से जाएगा उतने स्पीड से टकराएगा और यहाँ पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इस केस में जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो आइडियल गैस, उसको हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, पीआई से। किससे डिनोट कर दिया मैंने, पीआई से। अब मैं थोड़ा सा इधर साइड आ रहा हूं कि अगर मान के चलो यहां से ये पार्टिकल गया, ये जाके आपको इस वॉल पे टकराएगा और कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लेकिन अगर ये रियल गैस है तो इस रियल गैस को अपने पीछे वाले पार्टिकल इसको खींचते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होगा, आपको अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। अब अगर ये पार्टिकल चला, अगर इस पे कोई चलते चलते इस पार्टिकल को कोई पीछे वाला पार्टिकल, ये जो भी पार्टिकल है, अगर ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो जितना इंपैक्ट से इसको कोलाइड करना चाहिए उतने इंपैक्ट से कोलाइड नहीं करेगा, और अगर कोलाइड कम इंपैक्ट से करेगा तो वो प्रेशर भी कम क्रिएट करेगा। तो इस केस में जो प्रेशर क्रिएट करेगा, तो आप क्या बोलोगे, इस केस में प्रेशर जो क्रिएट करेगा वो आपको कौन सा होगा, पीआर होगा। समझ रहे हो? अब एक चीज अगर आप यहाँ पे देख लो, एक चीज अगर आप यहाँ पे देख लो, तो एक चीज तो आप 100% यहाँ पे बता सकते हो कि पी आइडियल और पी रियल में किसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे कि पी आइडियल आपको ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता हुआ नजर आएगा एज कंपेयर टू पी रियल। मेरे ख्याल से समझ रहे हो क्या बात मैं बोल रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे मान के चलिए ये कोई आइडियल गैस का मॉलिक्यूल्स है, अगर ये वॉल, अगर इसके पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं वर्क कर रहा है तो ये आएगा और इंपैक्ट करेगा और कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन अगर ये कोई रियल गैस है, इसके पीछे जो पार्टिकल्स होंगे वो इसको खींचने की कोशिश करेंगे, तो ये अगर इस पे इंपैक्ट करना चाहेगा तो ये आइडियल गैस के कंपैरिजन में कम इंपैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसको अट्रैक्शन फोर्स को खींच रहा होगा पीछे से।
तो अगर ये कम इंपैक्ट करेगा तो ये प्रेशर भी कम क्रिएट करेगा। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि आइडियल गैस का प्रेशर आपको ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रियल गैस का प्रेशर। यहां तक सही है? तो अब मैं अगर आपको यहाँ पे एक दो बात बताऊं कि अगर मुझे इस दोनों प्रेशर टर्म को अगर थ्रू इक्वेशन मुझे लिखना है, तो चूंकि आइडियल प्रेशर ज्यादा है तो मुझे रियल प्रेशर के टर्म में कोई एक टर्म मुझे ऐड करना पड़ेगा, तभी ये दोनों प्रेशर क्या होंगे आपके एक दूसरे के बराबर होंगे, तभी ये प्रेशर क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। और यही जो प्रेशर मैंने ऐड किया है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रेशर करेक्शन फैक्टर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रेशर करेक्शन फैक्टर के नाम से जानते हैं। देखो, तो आपको एक चीज यहां पे जरूर समझ में आया कि यार याद है मैंने डेल्टा पी रियल में ऐड ही किया, सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं किया? मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, क्योंकि आइडियल गैस का प्रेशर रियल गैस से ज्यादा है। इस दोनों को इक्वेट करने के लिए रियल गैस की तरफ मुझे कुछ फैक्टर ऐड करने पड़ेंगे एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज प्रेशर करेक्शन फैक्टर। आई होप यू एग्री। ठीक है, चलिए अब मुझे ये आता है कि प्रेशर करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान से देखना, प्रेशर करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि डेल्टा पी किस पे डिपेंड करेगा। डेल्टा पी जिसको प्रेशर करेक्शन फैक्टर बोलते हैं डिपेंड्स अपॉन किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं ये। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये किस पे डिपेंड करेगा ना, ये डिपेंड करेगा पहला चीज कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in the container, present in the container। कैसे? अब मैं इसको समझा रहा हूं। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई भी रियल गैस में आप तो एग्री करोगे कि ये मान के चलो एक कोई गैस का मॉलिक्यूल्स है, अगर कंटेनर में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसको अट्रैक्ट करने वाले भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर इसको अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे तो ये वॉल पे कम इंपैक्ट से स्ट्राइक करेगा और प्रेशर भी कम क्रिएट करेगा। तो मतलब डेल्टा पी किस पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर। यहां तक सही है? और इनफैक्ट ये आपको किसके ऊपर डिपेंड होता हुआ नजर आएगा? मोल पर वॉल्यूम। किस पे डिपेंड करता हुआ नजर आएगा? मोल पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि आपको पता है कि मोल्स अगर ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। तो आपको ये किस पे डिपेंड होता हुआ नजर आ रहा है? मोल पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, बी आपको ये डेल्टा पी और किस पे डिपेंड होता हुआ नजर आएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड विथ the wall of the container। किस पे डिपेंड होता हुआ नजर आएगा? वॉल ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड होता हुआ नजर आएगा। कि अब देखो इसका मतलब क्या हो कि अगर मान के चलो एक आपका कंटेनर है, उसमें एक केस में मैं बता रहा हूं कि आपको 5 मॉलिक्यूल्स उस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, और दूसरा केस में बोल रहा हूं कि आपके 10 मॉलिक्यूल्स इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आप एग्री करोगे कि 10 मॉलिक्यूल जिस केस में स्ट्राइक होगा उस केस में ज्यादा वो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो आपको जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके वॉल पे स्ट्राइक करेंगे उतना ही आपको प्रेशर का वैल्यू आपको क्रिएट करेगा, और उस केस में डेल्टा पी का वैल्यू उस पर डिपेंड होता हुआ नजर आएगा। यहां तक सही है? तो इसका मतलब कि ये जो फैक्टर होता है, ये भी आपको अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है? N/V पे। कैसे? कि अगर किसी कंटेनर के अंदर मोल ऑफ गैस ज्यादा होंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स वॉल से टकराएंगे और वो ज्यादा ही प्रेशर क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। तो इस बेसिस पे ये दो फैक्टर पे क्या आपको डेल्टा पी डिपेंड होता हुआ नजर आता है। यहां तक सही है? तो अगर मैं इस दोनों फैक्टर को एक साथ मर्ज करूं, तो आपको डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल है? एक तो N/V के प्रोपोर्शनल है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर, और ये दूसरा किसके ऊपर प्रेजेंट है? अगेन N/V। ये N/V क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द कंटेनर। तो क्या मैं इस दोनों को ये बोल सकता हूं कि डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N² by V²? बिल्कुल बोल सकते हैं। और अगर मैं
और अगर मैं इसके इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। तो ये आपका प्रेशर करेक्शन फैक्टर का आपका फॉर्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग को जेईई में ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक दो टर्म आपको डिफाइन कर दूं कि यहाँ पे जो हमारा ए आया, यहाँ पे जो हमारा ए आया, ए को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ए को हम लोग जानते हैं वांडर वाल कांस्टेंट। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वांडर वाल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। बोलो यहाँ पे सही है? एग्री कर गए? अब आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर यहां तक आपने निकाल लिया तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि किसी रियल गैस में प्रेशर करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। यहां तक सही है? तो इसको एक बार हम लोग फॉर्मूला को जल्दी से नोट डाउन करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि प्रेशर करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है। यहां तक सही है? अब देखो एक चीज हम लोग को यहाँ पे सीखने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक चीज क्या सीखना है हम लोग को, दैट इज यूनिट ऑफ ए। एक आपका यूनिट क्या आता है, ये न्यूमेरिकल बनाने में कभी कभी जरूरत हो जाता है। तो अगर आप यूनिट ऑफ ए देखोगे तो क्या आप यहाँ पे ए को लिख सकते हो क्या कि डेल्टा पी इंटू वी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप अगर यूनिट देखोगे, प्रेशर का यूनिट क्या होता है आपको? एटीएम होता ही है। अच्छा, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लीटर, तो यहाँ हो जाएगा लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्या होता है? मोल, तो ये हो जाएगा आपका मोल स्क्वायर। तो ये आपको एक का यूनिट होता हुआ यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे एक का यूनिट होता हुआ एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ये आपको एक का यूनिट होता हुआ दिखेगा। तो आपको ये चीज समझ में आया कि प्रेशर करेक्शन फैक्टर होता क्या है? अभी हमने यही देखा है कि प्रेशर करेक्शन फैक्टर होता क्या है और उसका हमने अभी तक यूनिट बताना शुरू किया है। यहां तक सही है? अब देखो एक दो चीज अब हम लोग को सीखना है थोड़ा सा ए के बारे में। ए के बारे में हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा? ए के बारे में हम लोग को ये सीखना है, फर्स्ट थिंग सिग्निफिकेंस ऑफ ए, मतलब क्या ए का हम लोग कुछ यूटिलाइजेशन कर सकते हैं क्या? तो हमारा फर्स्ट हेडिंग है कि सिग्निफिकेंस ऑफ ए, मतलब ए का अगर इंफॉर्मेशन बता रहे तो इससे हम लोग क्या क्या चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ठीक है। ध्यान से सुनना एक दो चीज, मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूं पहले, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ ए के बारे में आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, आपको वो गैस उतना ही इजीली लिक्विफाई हो सकता है। मींस कि हायर द वैल्यू ऑफ ए, easily liquefiable the gas, मतलब अगर किसी गैस के केस में ए का वैल्यू ज्यादा होगा तो वो गैस उतना ही इजीली आपको लिक्विफाइबल होता हुआ दिखेगा। यहां तक सही है? तो ये एक इसका फर्स्ट एक इंपॉर्टेंस होता है। ऐसा क्यों होता है अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी, ठीक है। क्योंकि आप अगर गौर करोगे, मैं इसको रिलेट करना शुरू करता हूं, ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ पॉइंट्स को मैं जल्दी से रिकॉल करता हूँ। कौन सा पॉइंट मैं रिकॉल कर रहा हूँ आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ये वाला डायग्राम को आपको रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि रियल गैस और आइडियल गैस में कहानी क्या थी कि आइडियल गैस का प्रेशर रियल गैस से ज्यादा होता है, ये तो आपको कहानी पता है। और इस केस में आपने ये देखा था कि इसको मुझे इक्वेट करने के लिए रियल गैस के टर्म में मुझे कुछ फैक्टर मुझे ऐड करने पड़ते थे, ये आपने पढ़ा था। यहां तक सही है? अब देखो इसके बारे में एक दो चीज आपको, कि अगर मैं इसके बारे में एक दो बात आपको बताऊं तो पहला चीज मुझे ये बताना है, ध्यान से देखना, कि अगर किसी गैस का ए का वैल्यू ज्यादा रहा, गौर से सुनना, अगर मैं बोल रहा हूं किसी गैस के लिए ए का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, ए का वैल्यू अगर किसी गैस के लिए ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में पी आर का वैल्यू कम होगा। मतलब किसी रियल गैस में अगर ए का वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब उस केस में आपको पी आर का वैल्यू क्या होगा? कम।
बोलोगे सर ये कहां से बताया आपने? क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कि पी आई का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, पी आर प्लस डेल्टा पी पे। आपको पता है कि आइडियल गैस का प्रेशर हमेशा फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ए का वैल्यू बढ़ा, तो इसका मतलब ए का वैल्यू बढ़ने से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको आपको बढ़ाऊं, ए का वैल्यू बढ़ाने से डेल्टा पी का वैल्यू बढ़ गया, डेल्टा पी का वैल्यू बढ़ा। अच्छा, डेल्टा पी का वैल्यू बढ़ा, इसका मतलब अगर इसका वैल्यू बढ़ गया, इसका वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब किसका वैल्यू घट गया होगा, पी आर का वैल्यू घट गया होगा। ये आप एग्री करोगे? अब मैं आपको बता रहा हूं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि अगर ए आपको बढ़ा, ए का वैल्यू अगर बढ़ा, तो आपको क्या हो रहा है कि उस गैस के कारण पी का वैल्यू क्या हो जा रहा है, आपको घट रहा है। उस केस में पी आर का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। ये इसका मतलब क्या हुआ ना, कि मान के चलो कि अगर ए का वैल्यू बढ़ा, तो उस केस में पार्टिकल्स के बीच में जो बाकी वाले गैस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, वो बढ़ गया होगा। और अट्रैक्शन फोर्स अगर पार्टिकल्स के पीछे वाले का बढ़ा होगा, तो इसका मतलब वो पार्टिकल जो वॉल पे कोलाइड होगा वो कम स्पीड से कोलाइड होगा, और अगर कम स्पीड से कोलाइड होगा तो उस केस में पी आर का वैल्यू वो कम करता हुआ आपको दिखेगा। यहां तक सही है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई गैस का ए का वैल्यू ज्यादा है, तो डेल्टा पी का वैल्यू ज्यादा हो गया। डेल्टा पी का वैल्यू ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब उस गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा, दैट इज पी आर का वैल्यू कम होगा। और अगर पी आर का वैल्यू कम हुआ, ये तभी पॉसिबल है जबकि गैसेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आपको ज्यादा होगा। शायद आप समझ रहे हो, अगर ये मॉलिक्यूल्स अगर इसके पीछे पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया, तो उस केस में वो कंप्रेसर से इस पे स्ट्राइक करेगा और प्रेशर कम क्रिएट करेगा। मतलब कि अगर अगर पी आर का वैल्यू रिड्यूस होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज हाई। इसका मतलब अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज हाई। इस बेसिस पे हम लोग देखेंगे, तो ये कंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया, ये चीज ध्यान रखना कि ए के बढ़ने पे आपको ये चीज समझना है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा। अब आप ही सोचो कि अगर ए के बढ़ने से गैसेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा होगा, तो उस केस में उस गैस को लिक्विफाई करना आपको ज्यादा आसान होगा। क्योंकि लिक्विफाई क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास गैस है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स का स्पेसिंग इतना होगा, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई लिक्विड है, तो बोलूंगा कि उस केस में मेरे कंपोनेंट का आपको स्पेसिंग क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो अगर पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अगर आपको ज्यादा रहा गैसेस पार्टिकल के केस में, तो उसको लिक्विफाई करना क्या आपको होता है, आसान होता है। और यही चीज समझाने के लिए मैंने ये फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि अगर किसी गैस का ए का वैल्यू ज्यादा रहा, तो वो गैस आपको इजिली लिक्विफाई होता हुआ दिखेगा। और इसके पीछे की राम कहानी आपको ये बताया। इस पे जेईई में कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको इसको ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। यहां तक सही है? तो अब ये तो फर्स्ट टर्म हमने पढ़ लिया कि चलो ए से हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन क्या हो जाता है ना, कि कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए को किसी गैस मॉलिक्यूल्स आपको दे देंगे, वो बोलेंगे उसको ए के टर्म्स में अरेंज करके बताओ, मतलब किसका ए का वैल्यू ज्यादा हो, किसका ए का वैल्यू कम हो। तो देखो, इसको ध्यान रखने के लिए एक दो पॉइंट ध्यान रखना। मान के चलो सबसे पहला हम लोग केस कंसीडर कर रहे हैं कि आपके पास कोई भी नॉन पोलर गैस है, कोई भी आपके पास नॉन पोलर गैस है। तो ऑब्वियस है नॉन पोलर गैस है, जैसे मान के चलो मैंने लिया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन भी ले सकते हैं। तो ये सब तो नॉन पोलर गैस है। तो नॉन पोलर गैस है, तो इन नॉन पोलर गैस का अपने ही कंपोनेंट से अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे चूंकि ये नॉन पोलर गैस है, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता हुआ नजर आएगा, अट्रैक्शन फोर्स एक ही वर्क करता हुआ नजर आएगा, वो होगा आपको वांडर वाल फोर्स। वो कौन सा फोर्स वर्क करता हुआ नजर आएगा, वंडर वाल फोर्स। और वंडर वाल में फोर्स में भी कौन सा फोर्स वर्क करता हुआ नजर आएगा, लंदन फोर्स। कौन सा फोर्स वर्क करता हुआ आएगा, लंदन फोर्स। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मान के चलो हीलियम गैस का ही सैंपल आपने ले लिया, तो आपको चूंकि हीलियम गैस नॉन पोलर है, दूसरे हीलियम मॉलिक्यूल्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि नॉन पोलर है। लेकिन उस केस में अगर वो इंटरेक्शन शो करेगा, तो वो किस कारण से शो करेगा, वो वांडर वाल फोर्स के कारण शो करेगा। और वांडर वाल फोर्स में भी कौन सा फोर्स के कारण इंटरेक्शन एक दूसरे से शो करेगा, लंदन फोर्स।
यहाँ तक सही है। अब ये लंदन फोर्स जो होता है, मैं एक चीज बता रहा हूं, ये लंदन फोर्स जो होता है, ये फोर्स आपको डिपेंड किस पे करता है? आपके मॉलिक्यूलर मास पे। ये किस पे डिपेंड करता है? आपके मॉलिक्यूलर मास। मतलब जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, उसका वैन डर वाल्स फोर्स भी ज्यादा, और जिसका वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा, उस केस में अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा। और आपको अच्छे से पता है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन में क्रिप्टन का मोलर मास ज्यादा है, तो इस केस में क्रिप्टन के लिए ए का वैल्यू आपको क्या होगा? ज्यादा। तो ये मैं क्या अरेंज किया हूं? ट्रेंड ऑफ वैल्यू ऑफ ए। मतलब आपको ए को कोई भी एग्जांपल दे देगा, बोलेगा इस मॉलिक्यूल्स को ए के इंक्रीजिंग या ए के डिक्रीजिंग टर्म में अरेंज करो, मतलब किस केस में ए का वैल्यू ज्यादा होगा, किस केस में ए का वैल्यू कम होगा। बात नंबर एक। अच्छा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मान के चलो आपको ये एग्जांपल दे दीजिएगा कि हीलियम और NH3 में किस केस में ए का वैल्यू ज्यादा होगा। तो आपको एक चीज पता है कि ये नॉन पोलर है और ये नेचर में कैसा है? पोलर। और आपको पता है कि अगर पोलर मॉलिक्यूल्स है तो पोलर मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन क्या होता है? ज्यादा। और अगर इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा वर्क करेगा और ए का वैल्यू ज्यादा होगा। तो NH3 और हीलियम में आपको किसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा? तो NH3 के लिए ए का वैल्यू आपको हीलियम से ज्यादा होगा। तो ये आज हमने एक टर्म डिस्कस किया, बहुत छोटे छोटे टर्म्स हमने डिस्कस किए आज यहाँ पे, और हमने ये बताया कि प्रेशर करेक्शन फैक्टर क्या होता है और वैन डर वाल्स कांस्टेंट हम लोग ए क्या होता है। तो इस पार्ट में हम लोग सिर्फ एक ही फैक्टर को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हम लोग नेक्स्ट फैक्टर, जिसको कि हम लोग वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर होता है, उसको हम लोग सेकंड वीडियोस में उसको देखेंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट में हम लोग वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये सब हम लोग डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक सही है? ठीक है, थैंक यू। तो इसके बाद